सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो है हम आज लेक्चर नंबर 48 करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले 47 कंप्लीट करवा चुका हूं। मुगल साम्राज्य हमारा चला हुआ है। पहले 3 शासक हम देख चुके हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर देख चुके हैं। आज हम चौथा शासक देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य का, जिसका नाम है जहांगीर मेरे भाई। ठीक है, जहांगीर से पहले अकबर के बारे में हम डिटेल से जान चुके हैं, तो आज हम जहांगीर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी है आपको, जिससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी जहांगीर से पूछे जा सकते हैं वो सारे आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपका जो पीएमटी पीएसटी है अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं आई है। आज 13 तारीख सुबह के 9:15 पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है पीएमटी पीएसटी के रिलेटेड, आपको तुरंत जो है सूचित कर दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जहांगीर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके जन्म के बारे में मेरे भाई। ठीक है, जन्म के बारे में बात करने से पहले इनके पिता के बारे में जान लेते हैं और इनकी माता के बारे में जान लेते हैं। माता का नाम क्या था भाई? जोधाबाई था। ठीक है, जोधाबाई था। और हरकाबाई जिसको बोला जाता है। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम अकबर था मेरे भाई। ठीक है, अकबर के एक आध्यात्मिक गुरु होते थे। क्या नाम होता था मेरे भाई उनका? उनका नाम होता था सलीम चिश्ती होता था मेरे भाई। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती जो है इनका नाम होता था। 1 सेकेंड। ठीक है, ये इनके आध्यात्मिक गुरु होते थे अकबर के। तो अकबर की वैसे कोई जीवित संतान नहीं थी, लेकिन ये शेख सलीम चिश्ती को जो है बहुत मानते थे और इनको जो है शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। ठीक है, इन्हीं की ही याद में कह लो या फिर इन्हीं के सम्मान में कह लो, आगरा को राजधानी बनाया था किसने? अकबर ने मेरे भाई। ठीक है, आगरा को जो है इन्होंने राजधानी बनाया था। इन्हीं के रहमो करम पर तो है जन्म हुआ था किसका? किसका हुआ था? सलीम का जन्म हुआ था। ठीक है, सलीम का जन्म हुआ था। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं सलीम के जन्म की बात कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से हम सलीम का जन्म की बात करें तो जन्म इसका कब हुआ था? अगस्त 1569 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, अगस्त 1569 में इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। सीकरी में हुआ था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या होता था? सलीम होता था इनके बचपन का नाम। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। सलीम इनके बचपन का नाम होता था। इसके बाद मैं मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु इसकी कब हुई थी मेरे भाई? मृत्यु इसकी 1627 में होगी। अक्टूबर अक्टूबर 1627 में जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी। लाहौर जाते समय जो है इसकी मृत्यु हो गई थी मेरे भाई। ठीक है, अच्छा इसका मकबरा भी याद रखना भाई, मकबरा पूछ लेता है। मकबरा इसका कहां पर है? लाहौर के शादरा बाग में। लाहौर के शाहदरा बाग में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई जहांगीर का मकबरा जो है वो कहां पर अवस्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर के शाहदरा बाग में अवस्थित है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो जगह जहां जहां मिलेगी वहां पर मैं लिखता हुआ चलूंगा। वैसे मुझे सीक्वेंस वाइज ही लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से नीचे चलते हैं और यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, ऊपर वाला तो रहेगा डोंट वरी। अब यहाँ पे लिख देता हूँ जहांगीर के कितने पुत्र थे, तो जहांगीर के 4 पुत्र थे बड़े भाई। वैसे तो इनकी गिनती नहीं होती, क्या पता कितने थे, मतलब जितना हमें इतिहास में मिलता है उसकी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जहांगीर के कितने पुत्र होते थे? जहांगीर के 4 पुत्र होते थे। ठीक है, जहांगीर के 4 पुत्र होते थे। कौन सा होता था? सबसे बड़ा होता था भाई, सबसे बड़ा होता था खुसरो। ठीक है, खुसरो मिर्जा होता था और यही सबसे बड़ा होता था। और यही जो है पहला विद्रोह करेगा। कब करेगा? 1606 में करेगा। अभी 1605 में ये गद्दी पर बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि अकबर की मृत्यु हो जाएगी 1605 में, और 1605 में ही गद्दी पर बैठते अगले साल 1606 में जो है इसका जो बड़ा बेटा होता है खुसरो मिर्जा, ये जो है विद्रोह कर देता है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा इसका बेटा कौन सा होता है? परवेज मिर्जा होता है। दूसरा इसका परवेज मिर्जा होता है। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ, यहाँ पे तीसरा लिख देता हूँ। तीसरा कौन होता है? खुर्रम होता है मेरे भाई। ठीक है, खुर्रम, जिसको किस नाम से जानते हैं? आगे जाके आप शाहजहां के नाम से जानोगे। ठीक है, जहांगीर के बाद हम इसी को डिस्कस करेंगे, शाहजहां को। यही जाके जो है आगे गद्दी पर बैठेगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर का कौन था? तो चौथे नंबर का था शहरयार मिर्जा था मेरे भाई। ठीक है, शहरयार
मिर्जा होता था। ठीक है, तो ये इसके जो है 4 बेटे होते थे। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, अब इसका जो है राज्याभिषेक कर देते हैं। किसका राज्याभिषेक कर देते हैं? जहांगीर का जो है राज्याभिषेक कर देते हैं। चलिए यहां से कर देते हैं राज्याभिषेक। ठीक है, राज्याभिषेक की बात करूं तो इसका जो राज्याभिषेक कब हुआ था? 1605 ईस्वी में जो है इसका राज्याभिषेक हो गया था। ठीक है, 1605 में आप सभी जानते हैं अकबर की मृत्यु हो गई थी। सलीम नजरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसका नाम था भाई, याद रखना। सलीम नजरुद्दीन, नूरुद्दीन है, पता नहीं नजरुद्दीन है, ऐसा ही है यार, नूरुद्दीन नजरुद्दीन एक ही लगा लेना। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इस नाम से जो है ये गाजी की उपाधि लेकर जो है आगरा के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में आप क्या याद रखेंगे? न्याय की जंजीर इसको बोला जाता था। न्याय की जंजीर बोला जाता था। क्यों न्याय की जंजीर बोला जाता था? पिछली वीडियो में जब अकबर की हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था ना, ये चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी होता था और इसने जो है शेर के गले में जो है, मतलब अपने भवन के आगे जो है, महल के आगे एक शेर की मूर्ति लगा रखी थी और उसके गले में घंटी बजा रखी थी और कह रखा था भाई पूरी जनता को, किसी को कोई भी आपत्ति हो, चाहे दिन हो रात हो, कोई भी समय हो, आप जो है वो घंटी बजाकर जो है न्याय की मांग कर सकते हैं। इसीलिए जो है इसको न्याय की जंजीर कहा जाता था मेरे भाई। ठीक है, और कहते हैं कि एक स्टोरी है छोटी सी कि भाई एक जो चित्रकला का प्रेमी होता है ना, वैसे तो ये चित्रकला का बहुत प्रेमी होता है। हुमायूं के टाइम से जो है मुगल साम्राज्य में चित्रकला धीरे धीरे उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाती है। हमने देखा था कि वो जब भारत से बाहर जाता है तो वहाँ संपर्क में आता है चित्रकला के और अपने साथ जो है उन दोनों को भारत में ले आता है। तो धीरे धीरे चित्रकला की जो है उत्पत्ति होती है मुगल साम्राज्य में। उसके बाद ये न्याय का चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी होता है। एक बार एक फरियाद लेके आती है औरत रात के समय में और कहती है कि जी मेरे पति कुछ काम नहीं करते हैं, हमारा घर बहुत ही तंगी में चल रहा है, कुछ खाने के लिए नहीं है और आप जरा सा समझाइए उनको तो थोड़े से कुछ वो काम करने लगेंगे। तो जब उन्होंने सुना, भाई जहांगीर ने सुना कि भाई ये कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करता काम, बस चित्र बनाता रहता है, तो चित्र का ये बहुत बड़ा जो है प्रेमी होता है। तो ये कहता है कि भाई चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार मेरे पास उनको भेज दिए, मैं देख लूंगा। तो भाई जहांगीर के पास जब उसका पति आता है तो जहांगीर कहता है भाई बना के दिखा भाई कोई चित्र, मैंने सुना है तू बहुत बढ़िया चित्र बनाता है। तो वो जब चित्र बनाता है तो जहांगीर जो है उसका फैन हो जाता है, उसका जो है खासम खास हो जाता है और कहता है कि भाई तूने बहुत बढ़िया चित्र बनाया। इसीलिए जो है उसको वो धन दौलत घर बार सब कुछ दे देता है उस बंदे को और कहते हैं कि रातों रात उस आदमी की जो है किस्मत बदल जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको न्याय की जो है जंजीर कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट में इसने क्या कहा था? 12 घोषणाएं की थी मेरे भाई। ठीक है, 12 घोषणाएं, 12 घोषणाएं जो है इसने की थी। और इनके अंदर घोषणाओं में इसने क्या क्या किया था? मेन काम तो यही किया था, एक शराब पर प्रतिबंध लगाया था मेरे भाई। ठीक है, शराब पर प्रतिबंध लगाया था। आप सभी जानते हैं ये कौन सा टाइम चल रहा है? ये 1606 का टाइम चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, 1606 का टाइम का मतलब क्या है? 1600 में भारत में जो है अंग्रेज आ गए थे मेरे भाई। ठीक है, इन्होंने भारत में जो है अफीम वगैरह या फिर नशे वगैरह, दारू वगैरह जो है ये ले आए थे और यहाँ से जो है जो भारत की जनता थी ना, वो दारू की और नशे की जो है आदी हो गई थी, लत उनको लग गई थी, नशेड़ी गंजेड़ी जो है वो होने लग गई थी। और इसको जब जो है जहांगीर ने देखा तो कि भाई जो सेना में भी लोग जो है दारू पीकर आ रहे हैं, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई क्रम नहीं है, सभी जो है नशेड़ी गंजेड़ी जनता हो रही है, तो इसके कारण जो है इसने 12 घोषणाएं की थी जिनमें इंपॉर्टेंट थी शराब पर प्रतिबंध जो है इसने लगा दिया था। बाकी छोटी मोटी और जो है सजाएं होती थी, जैसे किसी की कोई अगर कोई क्राइम करता था उसकी किसी की नाक काट ली जाती थी, किसी का कान काट लिया जाता, तो ऐसी भी सजाओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। मेन चीज यही थी, शराब पर जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में हम क्या देखेंगे? खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह अभी बता के आया हूं। खुसरो कौन था? खुसरो का विद्रोह, खुसरो कौन था? इसका जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा था। और 1606 में जो है इसने इसी के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। 5वें नंबर पर क्या देखेंगे? सिख की शहादत देखेंगे, सिख गुरु की शहादत। और यहां पे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, सिख गुरु की शहादत, सिख गुरु की शहादत, कौन से सिख गुरु की शहादत हुई थी? 5वें गुरु थे मेरे भाई। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु 5वें गुरु, यहां पे लिख देता हूं, गुरु अर्जुन देव मेरे भाई। ठीक है,
अर्जुन देव, अर्जुन देव। अब इनकी हत्या क्यों करवाई थी भाई जहांगीर ने? क्योंकि ये जो गुरु अर्जुन देव थे ना, इनके पास सहायता लेने के आया था। कौन आया था? खुसरो सहायता लेने के लिए आया था मेरे भाई। ठीक है, ये खुसरो सहायता के लेने के लिए किसके पास आया था? अर्जुन देव के पास आया था। और आप सभी जानते हैं सिख धर्म के अंदर जो है कोई भी, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो गरीब हो, अगर इनके पास कोई सहायता लेने जाता है तो ये किसी को भी मना नहीं करते हैं। उस टाइम अर्जुन देव जी ने भी ऐसा ही किया था। इसके बिना किसी जो है लालच के, बिना किसी स्वार्थ के जो है इसकी सहायता की थी। बदले में इनको जो है मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा मेरे भाई। ठीक है, अब आपके लिए एक प्रश्न आ गया है यहां पर। आगे हम इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? जहांगीर के बाद हम पढ़ेंगे शाहजहां पढ़ेंगे, और शाहजहां के बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? औरंगजेब पढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताएंगे औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? ठीक है, ये आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके काल में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी भाई, 6 पॉइंट हम देख लेते हैं। जहांगीर के काल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उपलब्धि के पता है क्या थी? वो थी मेवाड़ की संधि। मेवाड़ की संधि होती थी। ठीक है, तो मेवाड़ की संधि करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं। मेवाड़ की संधि में आपने देखा होगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप याद है आपको? याद है ना? कहां पर याद था? अकबर, जब हमने पढ़ा था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। आया कुछ याद? महाराणा प्रताप नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं। 1676 जून 1676। अब कुछ याद आया? आया होगा याद। क्या याद आया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और बहुत सारे ऐतिहासिक जो सोर्स है ना, वो यही कहते हैं कि इसके अंदर पलड़ा जरूर भारी रहा था अकबर का, मुगल साम्राज्य का, लेकिन महाराणा प्रताप ना तो कभी इनके हाथ आए, ना ही महाराणा प्रताप ने कभी इनकी अधीनता स्वीकार की मेरे भाई। ठीक है, अब जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मेवाड़ की संधि। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मेवाड़ की संधि थी। और ये कब हुई थी? 1615 में ये मेवाड़ की संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह कौन होता था? महाराणा का पुत्र होता था। महाराणा प्रताप के पुत्र वर्सेस किसके बीच में हुई थी? तो ये जहांगीर के बीच में हुई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जहांगीर की सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि क्यों है? क्योंकि राणा अमर सिंह ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगल साम्राज्य की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, 1615 में ये जो है घटना हुई थी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसने जो है विवाह भी किया था भाई। ठीक है, विवाह किससे किया था? इसने नूरजहां से विवाह किया था। ठीक है, नूरजहां से इसने विवाह किया था। और जो है ये जो नूरजहां होती थी ना, ये विधवा होती थी। किसकी विधवा होती थी? अली कुली बेग की होती थी। ठीक है, अली कुली बेग। ये कौन होता था? जहांगीर की सेना में ही जो है एक सेनापति होता था बंदा उसकी जो है ये विधवा होती थी। और जो है ये मर गया था। इसके बाद जो है ये घूमती थी, मतलब उसी वहीं पर रहती थी आसपास मुगल साम्राज्य में। तो इसके रूप को देखकर जो है वो आसक्त हो गया था इसके ऊपर, मतलब अट्रैक्ट हो गया था जहांगीर इसके ऊपर। और बाद में जो है इसके साथ इसने नूरजहां के साथ जो है विवाह कर लिया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद जो है इसने एक गुट बना लिया था। ठीक है, नूरजहां गुट के नाम से जो है इसने एक गुट बना लिया था, नूरजहां। ठीक है, नूरजहां के अंदर, नूरजहां जो है इसने एक गुट बना लिया था। जो है नूरजहां ने किससे शादी कर ली थी? जहांगीर से इसने शादी कर ली थी। और जहांगीर से शादी करने के बाद जो है, ठीक है, ये आप याद रखना भाई, नूरजहां। 1 सेकेंड। इसके बाद नूरजहां ने एक गुट बना लिया था भाई। ये इतनी पावरफुल हो गई थी मुगल साम्राज्य में जहांगीर के समय में कि इसने एक गुट बना लिया था। और गुट में इसके कौन कौन थे? इसके पिता थे इमातुद्दौला। ठीक है, इसका भाई था। और इसके अंदर और कौन था? खुर्रम था। खुर्रम यानी कि शाहजहां भी इस गुट में होता था। ये स्टार्टिंग में था सिर्फ। शाहजहां जो था ना इस गुट में, ये स्टार्टिंग में था नूरजहां गुट में। बाद में जो है ये इस गुट से जो है अलग हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देखेंगे तो इसने एक दक्षिण अभियान भी किया था।
दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान की बात करूं तो जहांगीर का जो पुत्र होता ना खुर्रम, यानी कि शाहजहां, खुर्रम जो शाहजहां था, इसने अहमदनगर का एक वजीर होता था मलिक अंबर, इसको संधि के लिए मजबूर कर लिया था। अहमदनगर का वजीर कौन होता था भाई? तो ये मलिक अंबर होता था, वजीर मलिक अंबर। मलिक अंबर को किसके लिए मजबूर किया? संधि के लिए। संधि के लिए मजबूर कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। इसी के कारण जो है जहांगीर ने जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी मेरे भाई, ठीक है। ये बात याद रखना, जो दक्षिण अभियान हुआ था ना, जहांगीर का जो पुत्र था खुर्रम ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को जो है संधि के लिए मजबूर किया था, जिसके बाद जहांगीर ने जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी थी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, इसके बाद जो है कंधार को खो दिया था मेरे भाई, ठीक है। कंधार को खो दिया। कब खो दिया था? कब खो दिया था? 1622 में इसने खो दिया था मेरे भाई, ठीक है। 1622 में जो है जहांगीर के समय में एक बड़ी विफलता यही थी कि कांधार जो था ना, वो मुगलों के हाथ से निकलकर फारस के जो है पास में चला गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद चलते हैं चित्रकला का उत्कर्ष। चित्रकला का उत्कर्ष, यानी कि ये कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में जो चित्रकला अपने उत्कर्ष या अपने समय में उत्कर्ष यानी कि पीक पर थी ना, तो वो जहांगीर के समय में थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष काल पर थी, तो वो जहांगीर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इनके समय में कौन कौन होता था? उस्ताद मंसूर होता था चित्रकार, उस्ताद मंसूर, ठीक है। मंसूर ये कौन से चित्र बनाता था? पशु पक्षी के चित्र बनाता था मेरे भाई, ठीक है। पशु पक्षी के जो है ये चित्र बनाता था। और उसके बाद दूसरा इसका कौन था? अबुल हसन जैसे महान चित्रकार थे, अबुल हसन, ठीक है। ये दो मेन जो है इसके चित्रकार होते थे। और इसके समय में कौन सी घटना हुई थी? तो आप सभी जानते हैं, यूरोपीय आगमन हो गया था। वैसे तो वो तो पहले ही हो गया था, यूरोपीय आगमन 1600 में ही हो गया था अकबर के समय में। लेकिन इसके समय में कौन आया था? इसके समय में 1608 में कौन सा यात्री आया था भाई अंग्रेज का? आप सभी जानते हैं, विलियम हॉकिंस आया था मेरे भाई, ठीक है। विलियम्स हॉकिंस आया था। और 1615 में कौन आया था? 1615 में भी तो यही था गद्दी पर, तो उस समय कौन आया था? थॉमस रो आया था, ठीक है। ये दोनों यात्री जो है आप याद रखेंगे कि भाई जहांगीर के दरबार में आया था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और साहित्यिक कार्य के बारे में बात करें तो इसकी एक रचना भी है साहित्यिक, ठीक है। साहित्यिक रचना की बात करूं तो जहांगीर ने अपनी आत्म कथा कौन सी थी? तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है। फारसी भाषा में जो है इसको लिखा था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद और क्या रह गया भाई? और तो कुछ नहीं आ रहा याद। और तो क्या याद रहेगा? और तो क्या याद रखेगा? अच्छा, ये याद रखना भाई, नूर जहां ने एक अपने पिता का, नूर जहां, ये पूछ लेता भाई, ठीक है। नूर जहां ने अपने पिता एमातुद्दौला का मकबरा कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी भाई, बस इतना ही जिया या इतने ही इसने इंपॉर्टेंट काम किए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी एक आधा कुछ रह गया होगा तो रह गया होगा, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ रहा होगा, ठीक है। मृत्यु की बात करूं तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1627 में, ठीक है। 1627 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। और वही लाहौर के शाहदरा में रावी नदी के तट पर जो है इसको दफनाया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। लाहौर के पास शाहदरा रावी नदी के तट पर जो है इसको दफना दिया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। सॉरी।
ठीक है, तो ये ओवरव्यू हो चुका है मेरे भाई, किसका ओवरव्यू हो चुका है, तो ये ओवरव्यू हो चुका है जहांगीर का मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं एक एक करके क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करते हैं। इससे बाहर जहांगीर का क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा टाइम आपको स्टार्टिंग में जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिएगा यहां से आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, बताइए। कोई है डिफिकल्ट? ओवरव्यू पढ़ने के बाद कोई भी एक अगर आपको डिफिकल्ट आ जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा पूरी डिटेल बता चुका हूं, जहांगीर के जन्म से पूर्व की भी बता चुका हूं और जहांगीर के जन्म के उत्तर की भी बता चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता था? खुर्रम किसके बचपन का नाम होता था? शाहजहां के बचपन का नाम होता था मेरे भाई। ठीक है, शाहजहां के। तो सलीम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो वैसे अकबर की कोई जो है जीवित संतान नहीं थी, तो वो अपने जो उसके आध्यात्मिक गुरु होते थे शेख सलीम चिश्ती उनको बड़ा ही आदर करते थे, उनके आध्यात्मिक गुरु होते थे। उनकी कृपा से जो है फतेहपुर सीकरी में जो है जहांगीर का जो है जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका सलीम होता था और जो है प्यार से इनको शेखू बाबा कहकर जो है अकबर पुकारते थे। यहाँ तक सारी चीज़ जो है क्लियर हो जानी चाहिए। और 1605 में जो है ये गद्दी पर बैठ जाएगा। जन्म इसका कब हुआ था? 1569 में जो है इसका जन्म हुआ गया था। यहाँ तक सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 1569 में इसका जन्म हो जाएगा, आगे जाके 1627 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। फरीद किसका नाम होता था? पीछे पड़ गए हैं। फरीद किसका नाम होता था? शेर शाह सूरी का नाम होता था। ठीक है, शेर शाह सूरी का नाम होता था फरीद मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी मैं बता देता हूं, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पढ़नी है, चाहे मैंने कंप्लीट ओवरव्यू आपको बताया हो। यहां पर भी जितनी डिटेल मैं बता रहा हूं, इसके बाद भी आपको ये जो यहां पे डिटेल लिखी गई है ना, नामकरण का अधिकार, उपाधि, शिक्षा दीक्षा, विद्रोही स्वभाव, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक बार आपको जरूर पढ़नी है, बिल्कुल क्लियर कट आपको बोल रहा हूं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ये चीज़ नहीं पढ़नी है, मैंने जो बोल दिया सिर्फ नहीं। इस वीडियो के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर जितना भी कुछ लिखा गया है, जितना भी मैं बोल रहा हूँ, वो सारा आपको एक बार 2 बार अपनी आंखों के आगे से निकालना है, अपने दिमाग के अंदर सेट करना है मेरे भाई। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, अगर ये भी पढ़ना है तो मैं ये भी पढ़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना भाई जो लिखा गया है इसको भी आप पढ़ो, ताकि हमारे दिमाग में डबल ट्रिपल बार जा सके और कुछ ना कुछ याद रह सके, तो डोंट वरी, ये भी मैं पढ़कर बता दूंगा। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? जहांगीर ने आगरा का किले में न्याय के लिए क्या लगवाया था? तो न्याय के लिए जो है इसने क्या लगवाया था? न्याय का दरवाजा लगाया था? नहीं लगवाया था। न्याय का चबूतरा लगवाया था? नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोने की जंजीर इसने लगाई थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। न्याय की जंजीर जो है, इसको जो है जहांगीर अपनी प्रजा को जो है निष्पक्ष न्याय देने के लिए प्रसिद्ध था, और गद्दी पर बैठते ही उसने आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना नदी के तट पर स्थित जो है पत्थर के खंबे के बीच में एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसे जंजीर ए अदल जो है कहा जाता था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके द्वारा जो है ये सारी चीज पढ़ लेना, न्याय की जंजीर, उद्देश्य और जंजीर की बनावट, सब कुछ लिख दिया गया। 12 घोषणाएं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 12 घोषणाएं मैंने ओवरव्यू में बताया था ना, इतने इंपॉर्टेंट 12 घोषणाएं में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था? शराब पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पे देखो, जहांगीर ने अपने शासनकाल की शुरुआत में न्याय और जन कल्याण के लिए 12 अध्यादेश जारी किए थे, जिनमें शराब पर प्रतिबंध, सड़कों के किनारे सरायों और अस्पतालों का निर्माण, पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे नियम जो है शामिल किए थे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, जहांगीर की पत्नी मेरुनिसा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरुनिसा इसका नाम पहले होता था। कब होता था? जब ये जो है अली कुली बेग की जो है पत्नी होती थी ना, विधवा होती थी, उस समय इसका नाम मेरुनिसा होता था। जब इसने जहांगीर से शादी की तो जहांगीर ने इसको कौन सी उपाधि दी? नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां इसका जो है नाम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जो मेरुनिसा होती थी ना, ये मिर्जा गयास बेग की जो है पुत्री होती थी, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, और यहां से देख लेते हैं, ये देखो ये रहा परिचय और विवाह की बात करूँ तो मेरुनिसा मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह किया और उसे नूर महल की रोशनी तथा बाद में नूरजहां संसार की रोशनी की जो है उपाधि प्रदान की थी। प्रशासनिक प्रभाव की बात करूँ तो नूरजहां अत्यंत शिक्षित, साहसी और चतुर महिला थी। वह मुगल इतिहास की एकमात्र ऐसी महिला बनी जिसका प्रशासन पर सीधा प्रभाव था। जहांगीर के नाम के साथ सिक्कों पर भी नूरजहां का जो है नाम अंकित करवाया गया, नूरजहां गुट जुंटा। ठीक है,
शासन पर प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने अपना एक गुट बनाया जिसमें उसके पिता एमातुद्दौला, भाई आसफ खान और शाहजहां खुर्रम शामिल थे। राजकीय आदेशों फरमानों पर नूरजहां के हस्ताक्षर होने वाले। ये सारी चीजें मैं आपको ओवरव्यू के अंदर बता के आया हूं, फिर भी आपको एक बार जरूर याद रखनी है। एमातुद्दौला का मकबरा जरूर याद रखना, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में एमातुद्दौला का मकबरा बनाया था। यह भारत की पहली ऐसी इमारत थी जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी थी। और यही क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य में पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी जो है कौन सा मकबरा है, तो ये पूछा जाता है। या तो आप वहां पर आपको नूरजहां का नाम मिलता है, या फिर जो है मिर्जा गयास बेग का नाम मिलता है, या फिर आपको एमातुद्दौला का नाम मिलता है। इस 4 लाइन को जो है 3 लाइन को अच्छे से रट लो मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में बोला गया सिखों के पांचवें गुरु को जहांगीर ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता करने के आरोप में जो है मृत्युदंड दिया था। आप सभी जानते हैं भाई, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव मृत्युदंड दिया गया। किसकी सहायता के लिए भाई, तो ये किसकी सहायता के लिए दिया गया था, खुसरो की सहायता के लिए। जहांगीर ने दिया, बस ये लाइन याद रखना। एक ही लाइन में सारा कुछ आ गया, 2-3 जो क्वेश्चन पूछता है ना वो सारे आ गए मेरे भाई इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक लाइन याद रखना, इसी से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। या तो पूछेगा कौन से नंबर के गुरु थे, या गुरु का नाम पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, या फिर पूछेगा भाई किसने इसको जो है मृत्युदंड दिया, तीसरा क्वेश्चन जहांगीर ने दिया, चौथा क्वेश्चन किसकी सहायता के लिए दिया, खुसरो की सहायता ले लिया। ये देखो एक लाइन से आपके 5 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई कंप्लीट। हुए कि नहीं हुए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। संस्थापक कौन थे भाई सिख धर्म के, ये बताओगे फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। काफी आसान क्वेश्चन है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, इनको प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, 5 के अंदर बोला गया किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसके बारे में बार बार बता चुका हूं। मुगल साम्राज्य के जहांगीर का शासन काल को जो है चित्रकला का सर्वण काल माना जाता है, या फिर चरमोत्कर्ष काल जो है माना जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो है जहांगीर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको शाहजहां दिख रहा है, इसको किसका माना जाता है, चित्रकला का माना जाता है, ठीक है। ये 2 चीज मुगल साम्राज्य में डेफिनेटली पूछी जाती है, दोनों याद रखना है। चित्रकला का अगर आपसे पूछे जाए ना कि बताइए मुगल साम्राज्य में चित्रकला का स्वर्णकाल किसको माना जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल, तो आप क्या बताएंगे, जहांगीर को बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बताइए मुगल साम्राज्य में जो है वास्तुकला का स्वर्णकाल किसको माना जाता है, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर बोल रहा है यहां पे, वास्तुकला का स्वर्णकाल किस शासक को माना जाता है, तो वहां पर आप शाहजहां बताएंगे। क्योंकि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ताजमहल देखने को मिलेगा मेरे भाई। आई बात समझ में, तो ये दोनों चीजें जो है आप जरूर याद रखेंगे। यहां से वनडे एग्जाम्स में कोई भी वनडे एग्जाम्स लेना, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये डिटेल से यहाँ पे लिख दी गई है, सब कुछ आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में बोला गया जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत कौन था। तो आप सभी जानते हैं पहला विलियम हॉकिंस था, दूसरा थॉमस रो था। विलियम हॉकिंस कब आया था, 1608 में जो है विलियम हॉकिंस आया था मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद जो है कौन आया था, उसके बाद जो है सर थॉमस रो आया था। सर थॉमस रो आया था, ये कब आया था, ये 1615 में आया था मेरे भाई, ठीक है। दोनों को याद रखना, यहां से भी एक लाइन में क्वेश्चन जरूर पूछता है मेरे भाई, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। तो विलियम हॉकिंस आया था पहली बार, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी पढ़ लेना भाई, 1608 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो थॉमस रो कब आया था, 1615 में। 1615 में सर थॉमस रो आया था मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। सारी चीज ऐसे ही पूछी जाती है, यकीन मानिएगा। इंडिया जीके जो है ना वो कभी भी ना तो आप कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको एग्जाम के डिमांड से पढ़ना चाहिए कि किस एग्जाम की कितनी डिमांड है और कितना आपको पढ़ना है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्टडीज को बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब 15 मार्क्स की इंडिया जीके आती है हरियाणा जीके के अंदर मेरे भाई, ठीक है, हरियाणा के एग्जाम के अंदर। अब 15 मार्क्स के लिए पहले आप एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़नी स्टार्ट करो। भाई ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। मानता हूं समय एचएसएससी बहुत देती है आपको लिए, और 15 मार्क्स के लिए इतना खपाना ठीक नहीं है। हाँ वो अलग बात है, अगर आप भाई साथ में एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जरूर इन पहले, और उसके लिए मैं बोलना चाहता हूं जो बच्चा यहां पर कोई वीडियो देख रहा है साथ में यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, इवन एसएससी और रेलवे की भी तैयारी कर रहा है ना, तो उसको पहले क्या पढ़नी चाहिए, उसको पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। एनसीईआरटी ईआरटी पढ़नी चाहिए 6 से लेकर 12 तक की मेरे भाई, ठीक है। चाहे हिस्ट्री लगा लो, ज्योग्राफी लगा लो, पॉलिटी लगा लो, एनवायरमेंट लगा लो, इकोनॉमी लगा लो, कोई भी बुक लगा लो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कितने सारे आप आजकल एआई चैनल चले हुए हैं, कितना जो है अट्रैक्टिव वे में पढ़ाते हैं, शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाते हैं, कितना भी कुछ कर लो, मैं बताता हूं सिलेक्शन यहीं से मिलेगा। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, आपको किताबों के अंदर बोर होना ही होना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स अपना लेना, कितने भी शॉर्ट्स वीडियो देख लेना, कुछ भी कर लेना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। साफ कह रहा हूं मैं, मेरे आपके मुंह पे बोल रहा हूं मेरे भाई, ठीक समझ रहे हो मेरी बात को। तो सिलेक्शन के लिए आपको बोर होना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ऑफिसर लेवल के लिए जा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी के साथ स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ उसके बाद आप अपनी तैयारी की पॉलिश के लिए जो है शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, शॉर्ट नोट्स अपनाओ, कुछ भी अपनाओ, वो बेटर है मेरे भाई। लेकिन पहले कदम ही जो है, आप जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी यहाँ पे ऐसे सीढ़ी बनी होती है ना, ये सीढ़ी बनी होती है, तो हमेशा से मैं यही कहूंगा, ये क्या है, ये एनसीईआरटी है मेरे भाई। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड बुक है, STANDERD, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक है। और ये क्या है, ये शॉर्ट नोट्स हैं। तो भाई ये ऐसा मैंने रियलाइज किया, बाकी आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है, आप बेहतर भी जानते हैं। तो डायरेक्ट इस सीडी पर, शॉर्ट नोट्स पर जाने की कोशिश मत करना, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, अपने माता पिता के जो है उम्मीदें वेस्ट करोगे। आपको तैयारी यहीं से करनी पड़ेगी, पहली सीडी से करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे मेरे भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पीटर मुंडी भी था, एक क्वेश्चन आया था ना नाम, ये पीटर मुंडी, इसको भी याद रखना भाई। थॉमस रो के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये देखो थॉमस रो कब आया था, 1615 में आया था। ये कब आया था, 1608 में आया था। पीटर मुंडी किसके शासनकाल में आया था, ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। आगे अगला चैप्टर हम देखेंगे ना, चैप्टर कह रहा हूं, अगला शासक हम देखेंगे शाहजहां में, तो वहां पर पीटर मुंडी हमको जो है दिखेगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। 7 में बोला गया सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में किस आया था। अभी पूरी राम कहानी बता के आया हूं। 1605 नहीं, 1615 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सारा पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। ये पढ़ना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछता है, जरूरी नहीं आपसे ये पूछेगा कि भाई सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में किस वर्ष आया, या आपसे पूछ लेगा बताइए 1608 में कौन सा जो है जहांगीर के दरबार में कौन सा जो है यात्री आया था, ऐसा नहीं पूछेगा। इमेजिन करो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, बताइए 1608 में जहांगीर के दरबार में जो सर थॉमस रो आया था, ये किसका राजदूत बनकर आया था, तो ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत बनकर आया था। इसलिए बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो तो आपको सुनना है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा गया है ना, ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल PDF से लिखा गया है, इसको आप जरूर बैठ के पढ़ना है मेरे भाई। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था, तुजुक ए जहांगीरी था। तो तुजुक ए जहांगीरी देख लो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको जहांगीर ने खुद लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा गया देख लेते हैं। जहांगीर मुगल वंश का दूसरा ऐसा शासक था बाबर के बाद, क्योंकि बाबर ने भी अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी मेरे भाई, ठीक है। इसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। इसे तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा के नाम से जाना जाता है। भाषा, इसको फारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। लेखन का पूर्ण होना, जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17वें वर्ष तक इसका विवरण स्वयं लिखा था। उसके बाद अस्वस्थ होने के कारण उसने यह कार्य मोतमिद खान को सौंपा, जिन्होंने इसे जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक पहुंचाया। अंततः इसे मोहम्मद हादी द्वारा जो है पूरा किया गया। इनको भी पूरा याद रखना भाई, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछ ले बताइए जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफिक है, आत्मकथा है, उसको पूरा किसने किया, तो याद रखना इसे मोहम्मद हादी द्वारा जो है पूरा किया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
नाइन को देख लेते हैं। नाइन में क्या बोला गया, जहांगीर ने किस स्थान पर प्रसिद्ध शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण किया था? जम्मू कश्मीर में करवाया था, लाहौर में नहीं करवाया, आगरा में नहीं कराया, तो ये कहां पर करवाया था? श्रीनगर में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां से पढ़ लेना। जहांगीर को प्रकृति और बागवानी से गहरा लगाव था। वह अक्सर गर्मियों के समय कश्मीर जाता था। उसने श्रीनगर में डल झील के किनारे अपनी पत्नी नूर जहां के लिए प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण 1619 में जो है करवाया था। निशात बाग की बात करूं तो शालीमार बाग के पास ही स्थित निशात बाग खुशी का बगीचा का निर्माण नूर जहां के भाई आसफ खान ने 1633 ईस्वी में कराया था। इन दोनों बागों को संयुक्त रूप से मुगल गार्डन का हिस्सा जो है माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पर आगरा दिख रहा है, आगरा से कुछ याद आ रहा है? यहां पर क्या बनाया था? आराम बाग बनाया था मेरे भाई। ठीक है, आराम बाग किसने बनवाया था? बाबर ने बनाया था। याद आया बाबर से? इसीलिए बोलता हूं कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है। डेली ना तो मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, ना ही आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन डेली एक चीज हो सकती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसी को बोलते हैं। जब आप डेली पढ़ोगे ना, जब आपने बाबर पढ़ा होगा, उसके बाद अगले दिन आपने क्या पढ़ा होगा? हुमायूं पढ़ा होगा। हुमायूं के बाद अगले दिन आपने अकबर पढ़ा होगा, और आज जो है आप जहांगीर पढ़ रहे हो। सीक्वेंस ऐसे ही बनता है, सीक्वेंस ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें आपको याद होंगी, तभी आपको याद होगा। आराम बाग की जो आराम बाग किसने बनाया था? बाबर ने बनाया था मेरे भाई। ठीक है, अदरवाइज एक बार आप ये वीडियो देखकर छोड़ दोगे, उसके बाद एग्जाम के टाइम देखोगे ना, सिचुएशन सेम रहेगी जैसे आज है, या फिर सिचुएशन वैसी रहेगी जैसी पास्ट में आपकी थी मेरे भाई, और इन फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी अगर आप अपने आप के अंदर जो है बदलाव नहीं करते हो तो मेरे भाई। ठीक है, तो आगरा के अंदर जो है भाई ये आराम बाग बनवाया था। किसने बनवाया था? बाबर ने जो है इसके अंदर आराम बाग बनवाया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 में बोला गया एमातुद्दौला का मकबरा इसके पिता होते थे, किसने बनवाया था? तो आप सभी जानते हैं किसने बनाया था? मेरुन्निसा ने बनाया था। मेरुन्निसा यानी कि नूरजहां ने बनाया था, जिसमें पहली बार पियत्रा ड्यूरा शैली का जो है प्रयोग हुआ था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जहांगीर, नूरजहां, नूरजहां इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग, जिनकी उपाधि एमातुद्दौला थी, की याद में 1622 से 28 के बीच में आगरा में बनवाया था। पियत्रा ड्यूरा का क्या मतलब है? इस मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता इसका अलंकरण है। इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर पियत्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया। इसमें सफेद संगमरमर पर कीमती रत्नों और पत्थरों, अफीक, लेफिस, लाजुली और फूल पत्तियों की जड़ाई की गई थी। सफेद मरमर का प्रयोग, ये पढ़ लेना और इसको पढ़ लेना, कंप्लीट पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया जहांगीर ने किस क्षेत्र को जीतने के बाद अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी? तो अभी ओवरव्यू के अंदर बता गया हूं, दक्षिण का अभियान किया था मेरे भाई। ठीक है, दक्षिण का अभियान, मेवाड़ नहीं होगा, कांगड़ा नहीं होगा, कांधार नहीं होगा, अहमदनगर हो जाएगा। दक्षिण भारत जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ का जो है शासक कौन होता था? मलिक अंबर होता था। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, दक्षिण विजय 1617। जहांगीर के शासनकाल में दक्षिण भारत का अहमदनगर राज्य मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, जिसका नेतृत्व वहां का योग्य मंत्री मलिक अंबर कर रहा था। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां खुर्रम को दक्षिण के अभियान के लिए भेजा था। उपाधि का मिलन, खुर्रम ने अपनी सैन्य कुशलता और कूटनीति से अहमदनगर के साथ संधि करने में सफलता प्राप्त की, और इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आई होप क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा तेज चल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, अगली बार से आराम से बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि आराम से ऐसे बताऊंगा कि भाई जहांगीर के शासनकाल में कांधार मुगलों के हाथ से निकल कर किसके पास चला गया था। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आपको बता दीजिए प्लीज। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि चुप रहने से बेहतर है कि आप जो है सामने खड़े हो, सामने बताएं मेरे भाई। ठीक है, कि आपको क्या समस्या है। महाभारत में आपने महाभारत देखी होगी, तो उसमें किसी का वध करने के लिए, अगर आप किसी का वध करते हो ना, उसको बुरा नहीं बताया गया है। महाभारत के अंदर बुरा पता है किसको बताया गया है? बुरा, अगर आप किसी का वध करते हो, इसको बुरा नहीं बताया गया है। महाभारत में बुरा बताया गया है अगर सही, आप अपने आगे सही होते हुए चुप है, उसको गलत बताया गया है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चुप नहीं रहना है। आप यहाँ पर पढ़ने आए हो, ज्ञान लेने आए हो। अगर आप चुपचाप पढ़ते रहे, जो मैं बता गया आपने नहीं पूछा, तो वो आपकी मिस्टेक है मेरे भाई। समझ आई मेरी बात? यह मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपका अधिकार है, आपको जानने का हक है, आपने फीस दी है, सब कुछ करने का अधिकार है मेरे भाई आपको, लेकिन सिर्फ अच्छे काम करने का मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर मेरे भाई। और आपको पता होगा यार, कोचिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, सारी चीजें मैं सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूं। चाहे आप एग्रीकल्चर को ले लो, थोड़ा सा बता देता हूं, चाहे आप एग्रीकल्चर के ले लो, कंप्यूटर को ले लो, ठीक है, और क्या करवा दिया, हरियाणा जीके को ले लो, इंडिया जीके को ले लो, करंट अफेयर को ले लो। आई नो अभी एक ही साल का करवाया है मैंने,
इसको भी करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी सीक्वेंस वाइज नहीं चली हो ना तो कमेंट सेक्शन में बताना। एग्रीकल्चर के कितने लेक्चर करवाए हैं, 27 लेक्चर में कंप्लीट करवाइए। कंप्यूटर के लेक्चर कितने करवाए हैं, 41 लेक्चर करवा चुका हूं, अभी भी 2 लेक्चर बाकी हैं, ये कंप्लीट हो जाएगी 43 लेक्चर में। हरियाणा जीके कितने में कंप्लीट करवाइए, 142 शिफ्ट में कंप्लीट करवाइए। इंडिया जीके कौन सा लेक्चर रहा है, 48 लेक्चर चल रहा है, ये अभी रनिंग में है, अभी और लेक्चर इसके अंदर आएंगे। करंट अफेयर के कितने लेक्चर कराए हैं, 15-16 लेक्चर इसके भी करवाए हैं, और ये 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट करवा चुका हूं। ऐसे ही आईपीसी सीआरपीसी हम करने वाले हैं, सीआरपीसी, और ऐसे ही हम साइंस करने वाले हैं। अब बताओ क्या सीक्वेंस वाइज नहीं हुआ। पढ़ने वाले के लिए कोई कमी नहीं है, अगर कोई भाई दिल से पढ़ना चाहता है तो यकीन मान लीजिएगा पेड से भी बेहतर ये चीजें करवा रहा हूं मैं मेरे भाई, समझ रहे हो मत। इतना सीक्वेंस ही पेड में भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि फ्री की वैल्यू नहीं होती है, कोई बात नहीं, समय गुजर जाएगा तब आपको पता चलेगा। खैर चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में कांधार मुगलों के हाथ से निकलकर किसके पास चला गया था, तो ये किसके पास चला गया था, फारस के पास चला गया था, फारसियों के पास चला गया था, मराठे अफगान फारस के पास चला गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 1622 की ये घटना थी। यहाँ पे देखो कांधार सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से मुगलों के अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मध्य एशिया और भारत के बीच का प्रवेश द्वार था। 1622 में फारस ईरान के शाह अब्बास ने कांधार पर आक्रमण कर उसे मुगलों से छीन लिया था मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं मेरे भाई। 13 में बोला गया है जहांगीर के दरबार का वह प्रसिद्ध चित्रकार कौन था जो पक्षियों के चित्र बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो 2 मैंने आपको बताए थे, एक अबुल फजल बताया, एक अबुल हसन बताया था, और दूसरा उस्ताद मंसूर बताया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद मंसूर क्या होता था, ये जो है पशु पक्षी के चित्र बनाता था मेरे भाई, ठीक है। ये पशु पक्षी, ठीक है, पशु पक्षी का चित्र जो है काफी अच्छे तरीके का ये बनाता था, तो उस्ताद मंसूर जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बैठ के पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं भाई, इसको उपाधि भी दी थी है, देखो जहांगीर ने उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे नादिर उल असर युग का अनूठा दुर्बल की जो है उपाधि दी थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर लाहौर शादरा में स्थित था, तो जहांगीर का ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, 1627 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कश्मीर से लौटते समय, ठीक है, कश्मीर से लौटते समय भीमवार स्थान पर हुई थी इसकी मृत्यु। उसे पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर के निकट शाहदरा में रावी नदी के तट पर जो है दफनाया गया था मेरे भाई, ठीक है। मकबरे का निर्माण की बात करूं तो जहांगीर के इस भव्य मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी नूरजहां ने करवाया था। यह मकबरा अपनी सुंदर मीनारों और संगमरमर की नक्काशी के लिए जो है प्रसिद्ध है मेरे भाई, ठीक है। नूरजहां का मरमर, ये सारी पढ़ लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर लाइन से जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है ना, हर लाइन से जो है एक क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, ठीक है मेरी बात। तो यहाँ से देख लेना, नूरजहां का मकबरा, जहांगीर के मकबरे के पास ही नूरजहां ने स्वयं का मकबरा भी बनाया था, जहां उसे 1645 ईस्वी में दफन किया गया मेरे भाई। सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में बोला गया जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया था, तो हम देख के आए हैं कि भाई जब अंग्रेज आने स्टार्ट हुए थे तो अपने साथ जो है वो शराब वगैरह ले आए थे, अफीम वगैरह ले आए थे, और यहीं से जो है मुगल साम्राज्य में इतने अफीमची हो गए थे, इतने शराबी हो गए थे, मतलब नशेड़ी गंजेड़ी हो गई थी पूरी सेना और पूरे लोग जो है। तो इस पर जो है 12 घोषणाएं उसने की थी, जिस पर जो है शराब पर प्रतिबंध इसने लगाया था मेरे भाई। तो कब लगाया था, 1617 में जो है इसने ये लगाया था मेरे भाई, ठीक है। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। इसे 16वीं शताब्दी के अंत लगभग 1604 से 5 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के अंतिम दिनों में लाए थे। प्रतिबंध का कारण जहांगीर ने देखा कि बहुत ही कम समय में समाज के सभी वर्गों में तंबाकू के सेवन की लत लग गई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जहांगीर ने 1617 में इसके सेवन और व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और नीचे आपको जो है ऑप्शन आंसर मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जहांगीर टॉपिक जो है खत्म होता है। कल हम जो है लेक्चर नंबर यानी कि क्लास नंबर 49 देखेंगे, जिसके अंदर हम शाहजहां को देखने वाले हैं। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना, और ना तो आपको कुछ देखना है ना ही मुझे कुछ देखना है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। तो दिन रात आप घुसे रहो, बहुत जल्द आपके जो है एग्जाम्स होने वाले हैं, जिनका फल, जिनका आउटपुट आपको मिलेगा 2026 या फिर 27 के शुरुआत में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और वो जो एहसास होगा ना, यकीन मानिएगा उसके आगे कुछ भी कर लो सब फीका लगेगा मेरे भाई। जो आपको लगेगा ना सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में आपका नाम चमकेगा और आप कहोगे पिछले 8-10 महीने से जो मैंने
रातें काली की है ना, अपना सब कुछ जो है लगा दिया था दाव पर, उसका फल जो आपको मिलेगा ना, यकीन मानो उसकी तुलना आप किसी से भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो वो एहसास ही थोड़ा सा अलग होता है मेरे भाई। खैर, आप अपनी तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो कर ही दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।